हेलो नीट वालों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप अच्छे होगे। और यार आपकी री नीट की अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन आप लोग की तैयारियां चल रही होंगी। तो मैं अभिषेक द्विवेदी, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, और हमारी पूरी इंडक्शन एकेडमी मैट जी की टीम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज और कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर के आई है। और इसी के साथ मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम लोग सारे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीवाईक्यूज आज इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यार बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो हम बात करें यार कि इंडक्शन एकेडमी मेडजी के प्लेटफॉर्म पे हमारा जो आज केमिस्ट्री का सेशन है और इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर है, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इससे भी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आपके नीट में देखने को मिलते हैं। हम उसी ट्रेंड पे या उसी टॉपिक्स पे आज सवाल प्रैक्टिस करेंगे जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट में देखने को मिलते हैं यार। तो आई गेस कि आप लोग सब लोग इस सारी चीजों के लिए तैयार होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया है नीट 2023 में। और आप यहाँ पे एक डेट देख रहे होंगे, मणिपुर में ये एग्जामिनेशन जो रिकंडक्ट हुआ था, वहां पे ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो यार हम इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि यार इसमें किस कंसेप्ट का जरूरत है या फिर क्या कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यार बेटरली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मोस्ट स्पेसिफिक पार्ट अगर हम देखें तो सर सवाल पहले क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो यार पहली चीज तो सर हम ये समझेंगे कि सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सर वो स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर्स ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मतलब ये होगा कि सर जिसके पास क्या होगा भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार याद रखना, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो क्वेश्चन के साथ आपका बहुत परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने देखा कि सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी स्पीसीज हमारे सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हो देयर आर 4 ऑप्शंस, और हर एक जगह पे हमारे Na+, Cl-, O- ऐसी स्पीसीज है। हमें क्या बताना है कि सर ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होने वाला है, सर सेम होने वाला है। देखो सवाल में कभी कभी कुछ भी यूज कर सकता है, जैसे यहाँ पे स्पीसीज यूज कर रहा है, किसी सवाल में मॉलिक्यूल्स यूज करेगा, एटम्स यूज करेगा, आयंस यूज करेगा, सबका मतलब वही है। बस सिंपल सा इतना आपको समझना है कि ये टर्म्स क्या है। ये टर्म्स आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो ये वर्ड्स यूज हुआ है आइसो, इस आइसो का मतलब क्या होता है भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बात करें अगर पहले ऑप्शन की, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका जो पहला एलिमेंट है, यानी जो पहला आपका स्पीसीज है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं सर, Na+। यार सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सभी को पता है 11 होता है। और अगर Na पे प्लस है तो सर एक इलेक्ट्रॉन माइनस होके क्या बच जाएगा सर, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, 10, ठीक है। तो Na+ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। और क्लोरीन माइनस है तो माइनस पे हम एक इलेक्ट्रॉन का एड ऑन करते हैं यार। तो Cl- में आप देखो तो Cl- का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन होके इस पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स बनेगा ये क्या हो जाएगा सर, 18। अब हमें पता चल गया कि सर पहली स्पीसीज Na+ है, और Na+ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, Na+ पे है 10 इलेक्ट्रॉन्स। और Cl- पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Cl- पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सर, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और हमें क्या करना था सर, हमें बताना था कि सारी स्पीसीज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। चलो क्लियर है सर। ऑप्शन बी देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सर ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है, आपके सामने मेंशन है N2O। यार ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, कैसे सर, N2O यहां पे है और यहां पे NO है। तो N2O और NO सिंपल से है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये खुद में ही अपने आप में डिफरेंट हो गए हैं। और अगर ये खुद में ही अपने आप में डिफरेंट हो गए तो सर जाहिर सी बात है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N2O का और NO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम नहीं आएगा। तो ये कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सर यहां से ही कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। और यार इस ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका पहला स्पीसीज है जिसको अपन बोल रहे हैं Na+, तो मैं ऑप्शन 3 को तो डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूं। ऑप्शन नंबर 3 का जो क्या है सर, Na+। तो आपको पता है सर Na+ के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर, 11 एटॉमिक नंबर, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस होकर क्या बन जाएगा सर, 10 हो जाएगा। फिर हम आपसे बात करें मैग्नीशियम 2+। यार मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम के ऊपर सर क्या है, 2+,
तो 12 में से 2 माइनस हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर 10। सर अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, लगता है ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट होने वाला है क्या। तो देखो यार, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में भी 10 हो गए। हम बात करें O माइनस मतलब ऑक्सीजन की, तो एक बात बताओ यार, ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर 8, तो ऊपर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन होके क्या बन जाएगा सर 9 हो जाएगा। यानी कि सर अब तीसरे स्पीसीज मतलब ऑक्सीजन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गया सर 9। सर यहीं पे तो पॉइंट रिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे 10 चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ पे काम खराब हो गया, क्योंकि सर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट हो गए तो सिंपल सी बात है ये जो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। अब यार हमें पता है नीट में 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जा चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा सर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं सर ये करेक्ट कैसे है। आपको पता है यार कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मतलब 20 मींस 20 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। और उसके बाद आपके पास क्या है सर आर्गन, और आर्गन का पता है सर इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही 18 होता है, दैट मींस 18 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर क्या हो जाएगा सर, इसका इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर हो जाएगा 18। फिर आ जाता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम मतलब क्या बोलोगे आप के, और के का जो एटॉमिक नंबर होता है 19, और 19 में के ऊपर प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर 18। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके ऊपर एक माइनस है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 18। आपने देखा कि सर हर एक स्पीसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर इक्वल है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो दैट मींस कि सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर आता है, दैट मींस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत आई। अब देखो यार मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग सवाल के साथ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि 2023 में अगर इस पे सवाल पूछा, तो आपको भी पता है जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे आपके पास 2 से 4 कंसेप्ट इसी से रिलेटेड आते हैं भाई। अब मैं आपसे बता दूं कि ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड पूछता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आज इसने सवाल पूछ लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, लेकिन अब कल इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इसी के साथ एड ऑन थे कुछ टॉपिक, जैसे मैं आपसे बात करूं तो टॉपिक्स क्या हो सकते हैं सर आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप हो सकता है, आइसोबार हो सकता है, ठीक है, आइसोस्टर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं भाई, देखो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर हो सकता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की आइसोटोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यार कि इन टॉपिक से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अब मैं तुम्हारा यहीं पे एक होमवर्क बना देता हूं भाई। अब कहोगे सर सवाल स्टार्ट होने से पहले ही आपने होमवर्क दे दिया। भाई देखो अगर मैंने आपसे कहा कि 2023 के अंदर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आज से अपकमिंग जो भी एग्जाम होंगे, मतलब हमारे जो अभी रीनीट होने वाला है, मान के चलो उसी में अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिख गया आइसोटोप या आइसोबार या फिर आइसोटोन या आइसोस्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो यानी कि सर हम लोग क्या करेंगे, आपको आज ही सेशन जब आप देख रहे होगे तो पॉज करके सबसे पहले देख लेना सर आइसोटोप, आइसोबार और आइसोस्टर और आइसोटोन क्या होते हैं, उससे पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इतना चीज रिवीजन कर लीजिएगा। चलो यार, तो यानी कि सर पहला सवाल क्लियर है, यहाँ पे कोई किसी को डाउट नहीं है, पक्का क्लियर है। चलो ओके, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार हमारे पास आ गया सर अगला सवाल। देखो ये ब्लैंक साइड है, इस पे हम लोग कंसेप्ट लिख सकते हैं। आ जाते हैं इस पे, नीट 2023 में फिर से क्वेश्चन पूछा है। अब भाई नीट 2023 में जो अगला सवाल देखने को मिला, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सवाल को पढ़ो। तो जब आप सवाल को पढ़ोगे, मैं एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करना। देखो मैं सारे ही क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूं कि पहले आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देख रहे हो आप, स्क्रीन तुरंत अपने वीडियो को पॉज करिएगा, उसको एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपसे सॉल्यूशन बन जाता है तो इट्स फाइन, फिर आप आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं बनता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करिएगा। चलो ठीक है, तो आपने इसको देखा होगा, ट्राई कर लिया होगा। चलो यार अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सर, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। मतलब कि सर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना है। अब सर सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि आपको मैं एक बात बता देता हूं कि यार क्वांटम नंबर पे ना पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जाए, इससे सवाल जरूर देखने को मिलता है, इतना याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, पहले नेक्स्ट पेज में आपको इसका कंसेप्ट डिस्कस करा देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो यार इसका हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड भाई,
ओके ओके, चलो यार, तो ये वाला पार्ट था हमारे पास। तो पहले हम आपको इसका कंसेप्ट बताते हैं कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ध्यान से पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं आपको इजीली सारी चीजें बताने वाला हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो वेरी गुड यार, क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हमने सर पढ़ा हुआ है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, और अगर हम बात करें तो इसमें कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं, सभी लोग बताएंगे यार? बताएंगे बताएंगे। देखो इसमें हमें पता है कि सर जो क्वांटम नंबर्स के टाइप है क्या, पहला जो सबसे आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एन, और एन को क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है भाई, शेल बताता है। ठीक है, और ये एनर्जी भी बताता है। ठीक है, तो इसका दो काम है, शेल नंबर या एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर क्या आता है भाई, कोई बताएगा? एल, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। वेरी गुड। देखो हम लोग पहले डिस्क्राइब कर देते हैं आपको इसका कंसेप्ट, फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है सर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या तो शेप बताता है या फिर सबसेल बताता है। ठीक है, या शेप बताएगा या फिर क्या बताएगा भाई, शेप बताएगा या फिर क्या बताएगा सर, सबसेल बताएगा। यानी कि सर इसका भी रोल हमें क्लियर है। फिर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद क्या आता है भाई, बोलो बोलो, मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब एम, एम क्या बताता है सर, कौन कौन बता रहा है भाई, एम क्या बताएगा हमें, बोलो बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एम क्या बताता है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा ऑर्बिटल्स बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, एंड आपको ओरिएंटेशन भी बताता है। क्या बताता है सर, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब समझते हो ना, वेरी गुड, ओरिएंटेशन भी हमें बताता है। और सबसे लास्ट वाला होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस, और जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बताते हैं भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। यार स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है ना, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कौन बताता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। मतलब ये क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन जो अपना है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बताता है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब सवाल करते हैं कि सर जो एन एल एम आपके जो भी सारे फंडामेंटल्स हैं, उनको हम लोग समझते हैं कि वो किस तरीके से सेल्स में उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर सर एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यार बेसिक सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमने आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करके दिखाया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ये हमारे आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, बस एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैं आपको क्या ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, देखो यार। ओके भाई, ओके लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे सर, हमारे पास ये क्या है सर, न्यूक्लियस। अब आपको पता है सर यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं प्रोटॉन्स, और अब इसके बाद जो हमारे सब सेल्स हैं या सेल्स हैं वो किस तरीके से हैं सर, हमने बोला कि सर ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने इनको बोल दिया, इन सेल्स को क्या नाम दे दिया सर, हमने इसको बोल दिया सर n इज इक्वल टू 1, इसको बोल दिया n इज इक्वल टू 2, इसको बोल दिया n इज इक्वल टू 3, इसको बोल दिया n इज इक्वल टू 4। ठीक है, याद रखना, ये बातें हमने कर ली। अब हमें पता है एल, एल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप एल कैसे निकालोगे, तो हमें पता है सर एल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे यार, कौन बताएगा? हाँ भाई बिल्कुल, आप लोग रिवीजन की तरीके से बोलते रहना अपने साथ साथ। एल की वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं सर, एल इज इक्वल टू लिखते हैं अपन n माइनस 1। क्या लिखते हैं, एल इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने L की वैल्यू बताई n-1, तो कई लोगों को ये एग्जांपल कैसा लगता है, जैसे मैं आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिखाऊं तो कोई सा भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं यार। आप आपके हिसाब से बताओ मैं कौन सा एग्जांपल यहां पे लूं। मैं बोलता हूं कि सर लेट अस कंसीडर, मैं ऑप्शन नंबर 2 का n की वैल्यू उठा लेता हूं 5। क्या उठा लेता हूं सर, n की वैल्यू 5। अब सोचो कि सर अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली, 5। ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ले ली 5, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1, मतलब सर जो l की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4। अब l की वैल्यू सर क्या आ गई हमारे पास, 4। अब सबको लगता है कि जो 4 वैल्यू हमारी l की आई है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास 4 आया है, अगर हम लोग ऑप्शन देखने की कोशिश करें यार, तो मुझे बताओ इसमें एक बार ध्यान देना, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, l की वैल्यू है 2। ठीक है, अब किसी किसी को लगता है कि सर n-1 ही हमें क्या देगा, l देगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
n-1 जो आपको वैल्यू देता है वो L की मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो क्या होती है? L की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब सर उससे क्या मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है? अरे हाँ भाई एग्जिस्ट करता है। मतलब L की जो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए वो उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, तो एग्जांपल में मैंने बोला कि सर L की वैल्यू क्या है? ये 4 आई है। L की वैल्यू क्या है? 4 आई है। मतलब कि सर L की वैल्यू 2 क्या एग्जिस्ट करेगी? जी हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। लेकिन क्या सर L की वैल्यू 5 एग्जिस्ट करेगी? नहीं। ठीक है, तो L की वैल्यू जो आती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ऐसा ही आप समझ लो कि सर अगर यहां पे n की वैल्यू 4 है तो बताओ क्या L की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करेगी? ये तो डायरेक्टली L की वैल्यू 3 मैक्सिमम हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखो n की वैल्यू 5 है, यहां पे L की वैल्यू 2 है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सर L की वैल्यू 4 मैक्सिमम होगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में n की वैल्यू क्या है? 4 और L की वैल्यू 2 है, मतलब ये भी 3 से कम है। दैट मींस ये भी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऑप्शन करेक्ट का मतलब अभी हम लोग n और l चेक कर रहे हैं। देखो कैसे ऑप्शन को रिड्यूस करना है मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले तो हम लोग n और l चेक कर लेंगे और n और l चेक करने के बाद फिर देखेंगे कि सर क्या सारे ऑप्शंस में कुछ तो डिफरेंट कुछ हो रहा है क्या। तो देखो यार ऑप्शन नंबर 4 में भी देखो n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 3 है, मतलब सर ये भी रन करेगा। यानी क्योंकि सर L जो आएगा 4 आएगा वो उससे कम है 3, तो ये भी रन कर जाएगा। यानी कि सर अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है। यानी कि सर यहां तक तो सारे ऑप्शन में सिमिलरिटी है। अगर चारों ऑप्शन में देखो तो यहां से लेकर के पूरे में क्या है सर? सिमिलरिटीज है। मतलब यहां से तो हम लोग कुछ अलग नहीं कर सकते। अब सर कैसे बताएंगे इस ऑप्शन में क्या करेक्ट है? तो अब इससे आगे बताने के लिए हम बात करेंगे कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या सीन है। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या सीन है ये कैसे बताएंगे यार? चलो आ जाओ, अब इसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं इसी पेज पे। देखो मैं आपको ये क्या सिखा रहा हूं, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको रिपीटेड दिखे तो आप तुरंत बना लोगे। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं सर एल का क्या इंपॉर्टेंस है। जो भाई एम 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 होता है ना, एम की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक चलती है? -L से लेकर, याद रखना, -L से लेकर +L तक चलता है। ये क्या बताया सर? बिल्कुल, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसमें जो आपकी L की वैल्यू होती है वो -L से +L तक चलती है। ओके सर, समझ में आया। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? लेट अस कंसीडर L की वैल्यू अगर 3 है और हालांकि आपको पता है कि आपके इसी कंसेप्ट के अंदर कहीं ना कहीं L की वैल्यू 3 होगी। ये देखो जैसे मैं पहले ही ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे L की वैल्यू क्या है? 3। अब सर अगर L की वैल्यू 3 है तो मुझे बताना सभी लोग, L की वैल्यू अगर 3 है तो सर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि जो L m इज इक्वल टू L एग्जिस्ट करता है वो -L से +L तक चलता है। मतलब सर ये कैसे चलेगा सर? -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। यानी कि सर m की ये वैल्यूज आने वाली हैं, m की ये वैल्यूज आने वाली हैं। अब सबको समझ में आया? बोलो। -L से +L तक, मतलब m कैसे डिफाइन होगा सर? -L से लेकर के +L तक, तो ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब हम लोग सर आ जाते हैं अपने सवाल में और सवाल में मैच कराने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला सवाल स्टार्ट होता है ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1 में बताओ m1 की वैल्यू क्या है? -3। सॉरी हाँ, यानी L की वैल्यू क्या है? -3। अब -3 है, सॉरी L की वैल्यू 3 है, सॉरी यहां पे देखो क्या लिखा है? L की वैल्यू 3 है। तो अब L की वैल्यू 3 है तो हम लोग M1 में चेक करते हैं सर। तो बताओ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि सर ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये भी ऑप्शन क्या है सर? करेक्ट है, यानी M1 करेक्ट है। अब हम बात करें सर यहां पे L की वैल्यू क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर सेकंड में L की वैल्यू 2 है तो -L से +L तक चलेगा, तो M1 की वैल्यू क्या आ गई? -2, -1। अरे भाई यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे तो मिसिंग है ना। मिसिंग क्या है सर? यहाँ पे 0 भी आना चाहिए और यहाँ पे 0 नहीं है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए सर? -2, -1, 0, +1, +2, यानी 0 मिसिंग है। और हमें कौन सा बताना था सर? व्हाट इज द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर? तो बताओ भाई ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही आपका क्या है सर? इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। से बोलो सबको क्लियर हो गया? बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करिएगा, मैं एक मिनट के लिए हट जाता हूं, पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो भाई आपने ट्राई कर लिया होगा। ओके ओके, अब हम लोग आते हैं कि सर ये अगला सवाल क्या है। इसमें पहले सवाल पढ़ते हैं कि सर बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द nm इज इक्वल टू द नंबर ऑफ परमिसेबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मतलब नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नंबर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज। यानी कि सर ऑप्शन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या कोशिश कर रहा है सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है भाई, रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। अब सबके मन में सवाल आएगा कि सर ये रिलेशन कैसे अपन बताएंगे, ये रिलेशन अपन कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल बहुत आसान है यार, इस कंसेप्ट को ना यहीं पे नोट करके चलो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, इस कंसेप्ट को यहीं पे नोट करके चलो और इसको याद रखना। अगर आप इसको याद रखोगे ना तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट मेरा स्टार्ट होता है कि सर जो नंबर ऑफ nm इज इक्वल टू, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 2l+1। भाई अगर ये आपको याद है, अगर ये आपको याद है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल सेकंड के अंदर बना लोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच का रिलेशन क्या है सर, वो ये है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2l+1। अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं यार, इसको क्या अपन बोल सकते हैं, बोलो बोलो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं सर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे गाइस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या फिर इसी को और आप क्या बोल सकते हो, बोलो, इसी को और आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। क्या बोल सकते हो यार, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं यार, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। क्लियर है, चलो अब सर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अब इस रिलेशन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फंडा है यार, इस इक्वेशन को सॉल्व करो ना, इसके L की वैल्यू निकालो ना। बताओ अगर हम लोग यहां से 2L की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा सर, 2L इज इक्वल टू nm-1। क्या आ जाएगा सर, nm-1। अब nm-1 आ गया, अब हमें L की वैल्यू चाहिए तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 और डिवाइडेड बाई 2। बताओ L क्या रिलेशन मैंने निकाल दिया कि नहीं, बोलो बोलो। अब सर सब में L के इक्वल क्या बोल रहा है, L इज इक्वल टू nm-1/2। भाई ऑप्शन नंबर पहला ही आपको करेक्ट मिल गया। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो याद रखना भाई ये इंपॉर्टेंट था, अगर आपको ये याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, और एनएम को हम क्या क्या, एनएम से क्या बोल सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी निकाल सकते हो, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। बोलो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। अब देखो मैं इसी ही लॉजिक पे अगर आपसे अभी के सवाल में क्या पूछ लिया, अभी आपसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच का रिलेशन बोला है ना, हम अब इसी पार्ट में मैं आपको 2-3 रिलेशन और बताने वाला हूं कि सर अगर उस पर क्वेश्चन पूछ ले तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगला हम लोग कॉन्सेप्ट इस पे क्या देखने वाले हैं भाई, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं सर कॉन्सेप्ट इस पे क्या है, और सारे कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, हम लोग ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यार ओके स्पेस है हमारे पास, चलो आ गया, स्पेस है, चलो ओके। फिर हम लोग यहाँ पे सर और भी कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, और हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि अगला अगला जो आपका नीट 2026 आने वाला है, रीनीट जिसको बोल रहे हैं, मतलब वो तो हो गया एक, तो मान के चलो यार कैंसिल हो गया बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अभी जो रीनीट आपका होने वाला है शायद उसमें इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हेडिंग लगाना भाई, कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या सर आप बताओगे हमें, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, क्या निकालना है सर, क्या निकालना है भाई, टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल। अब सर सवाल क्या हुआ कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना हो सबसेल में तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। एल क्या है भाई पता हो गया ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × 2l+1। अच्छा कभी कभी आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, क्या पूछेगा सर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, देखो ये सब कुछ याद रखना भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर n²।
ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल। एक चीज यहां पे करना, ये सेल के लिए होगा, नॉट फॉर अ सबसेल। ठीक है, दिस इज फॉर सेल। ठीक है भाई, सेल और सबसेल में डिफरेंस है ना, तो याद रखना ये सेल के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कैसे निकालोगे भाई। देखो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे ये तो याद होगा यार, ये तो जब टीचर पढ़ाता है तो स्टार्टिंग में बता देता है 2n²। हाँ ये तो याद ही होगा तुम्हें, मतलब इसी n² में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब शेल में जब आप ऑर्बिटल्स बताते हो ना, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। चलो ये तो याद ही होगा। खैर, तो ये भी बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, मुझे लगता है इसको आप लोग याद रखोगे जरूर। ठीक है, चलो भाई मैं इसको एज ए इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ओके गाइस, चलो चलो इसको आप लोग एज ए इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक सब लोग नोट कर लियो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं यार। अब हमारे पास सर अगला सवाल आ गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे ध्यान देंगे, पहले आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लो भाई। चलो भाई ट्राई तो कर ही लिया होगा तुमने। ठीक है, चलो यार अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर क्या कह रहा है इसमें? सर मैच द फॉलोइंग का सवाल आया हुआ है। अब हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। अरे यार, और सबसे मैं मजे की बात बताऊं, ये भी रीनीट 2022 वाला है। ठीक है, तो रीनीट 2026 वाले में भी ऐसा दिख सकता है क्या सर? हाँ सर, पॉसिबिलिटीज तो है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, पहले हम समझते हैं कि लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और लिस्ट 2 में क्या बता रखा है, ऑर्बिटल्स। अब सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाता हूं। अब कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसको आप याद कर लेते हो तो पक्का इस लेवल के क्वेश्चन जिसमें क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल के मैच द फॉलोइंग लेवल के क्वेश्चन या इन दोनों के रिलेशन के कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मैं अभी जो आपको डेटा लिख करके देने वाला हूं, ये मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको क्या करोगे भाई, आप इसको करोगे याद। ठीक है, और भाई नीट वाले तो याद करने में बहुत तेज होते हैं, जहां तक मुझे पता है कि पूरी बायो ही याद करते हो ना तुम लोग। हाँ चलो यार, इसको याद करना है। अब सर याद हमें क्या करना है, आप हमें बता दो। देखो अगर आपके पास एस सबसेल है, ठीक है, या एस सेल है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है, बस लिखते चलना, एस की वैल्यू जो एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है क्या होती है सर, 0। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, और सर पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, तो सर डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, और एफ के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 3। देखो यार जनरली ना एफ तक ही जाते हैं अपन, जी तक चल देते हैं यार। बताओ जी के लिए सर क्या होती है एल की वैल्यू, जी के लिए एल की वैल्यू होती है 4। अगर आपको ये याद है, याद रखना, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अब आप कहोगे कि सर आप बताओ, आपने ये जो हमें बताया कि एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 3, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, इसका किस तरीके से हम लोग इस सवाल में यूज करेंगे, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर एन की वैल्यू हमने ले ली 2, एन की वैल्यू हमने क्या ले ली 2, और n इज इक्वल टू 2 के लिए, जैसे मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ये वाला जो क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है, इसी का मैंने n उठा लिया, n इज इक्वल टू 2। यार n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या है बताओ, सर n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू है 1। अब सबके आंखों में चमक आनी चाहिए, और वो चमक क्या आनी चाहिए कि सर l इज इक्वल टू 1 किसके साथ एग्जिस्ट करता है, तो बोलो टेबल में देखो भाई, l इज इक्वल टू 1, यहां देखो l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 के लिए किसके साथ चमक रहा है भाई, p के साथ। यानी कि सर l इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आएगा, p आएगा, पहली बात p आएगा। लेकिन अब हमारे पास जो n का वैल्यू है वो p के साथ आकर के चिपक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर 2p। यानी n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 किसके साथ जाएगा सर, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 किसके साथ जाएगा सर, 2p के साथ जाएगा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ये किसके साथ जाएगा सर, ये जाएगा 2p के साथ। चलो सर समझ में आया।
अब हम बात करेंगे अगला ऑप्शन नंबर बी। अब तो तुम लोग डायरेक्टली करना सीख गए होगे यार। बताओ n इज इक्वल टू 3 है, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो n इज इक्वल टू क्या है सर 3, और n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या है सर 2। अब यहाँ पे देखो l की वैल्यू 2 किसके साथ आता है सर d के साथ, d ऑर्बिटल के साथ आता है। मतलब सर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 3d, और 3 क्यों आ रहा है क्योंकि सर n की वैल्यू क्या है सर 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अरे चमक गया, आसान था कि नहीं? मैं बोला इसको याद कर लोगे तो फंडा सिंपल है भाई। अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर सी वाला जो पार्ट है इसमें क्या कह रहे हैं सर n इज इक्वल टू 3। अब l इज इक्वल टू 0, यार l इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है बताओ, l इज इक्वल टू 0 पे s होता है। अब लेकिन यहाँ पे सर दो s हैं, एक 2s और एक 3s। अब मैंने आपको सिखाया s के साथ कौन चिपकता है भाई, s के साथ n चिपकता है, मतलब n इसके साथ क्या है सर 3, यानी ये किसके साथ चिपकेगा 3s के साथ, तो ये हो जाएगा इसके साथ मैच कर जाएगा, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट वाले के साथ चला जाएगा। अब बताओ ए वाला जो ऑप्शन है ए में कौन सा करेक्ट है, बोलो बोलो ऑप्शन कैसे मैच करोगे बताओ। सब लोग मैच करते हैं, ए वाला किसके साथ ट्रू हो रहा है सर, ए का आ रहा है थर्ड, सर ए में भी थर्ड है, और बी किसके साथ जा रहा है 4, बी के साथ भी 4 है, सर सी किसके साथ जा रहा है फर्स्ट के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड देखो पूरा मैच कर रहा है। सी के साथ क्या हो रहा है आपका फर्स्ट के साथ जा रहा है, डी के साथ आपका क्या जा रहा है भाई, सॉरी एक मिनट इसको सही से मैच करते हैं। ए किसके साथ जा रहा है 4 के साथ, ए थर्ड के साथ जा रहा है, ठीक है। बी किसके साथ जा रहा है भाई, बी आपका फोर्थ के साथ जा रहा है, और बताना सी किसके साथ जा रहा है भाई, सी आपका सेकंड के साथ जा रहा है। क्यों भाई, सी आपका सेकंड के साथ जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी फर्स्ट के साथ जा रहा है, ऊपर में सी सेकंड के साथ जा रहा है, तो सी सेकंड के साथ जाएगा, उसको टिक करेंगे। बोलो क्लियर है? क्या आपने एक बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे ये कितना इंपॉर्टेंट था, ये जो लॉजिक था यही इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, और कंसेप्ट से आपका क्या होता है कि आप पीवाईक्यू के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो, और भी सवाल आप उठाओगे आपसे बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। चलो सर अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्या है सर, अगला सवाल ये है, ध्यान से समझो। और ये क्वेश्चन कब पूछा है भाई, ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2019 में सवाल आया हुआ है, और इसमें क्या कह रहा है कि सर 4D 5P 5F एंड 6P, क्या बोल रहा है 4D 5P 5F एंड 6P, बोल रहा है ये ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज, ये डिक्रीजिंग एनर्जी पे रखे हुए हैं, आपको बताना है कि सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सा रूल लगाया जाए, तो वही आपको फिर से फंडा करना है भाई। स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। चलो भाई तुमने पॉज कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर इसके लिए क्या कंसेप्ट है, मोस्ट स्पेसिफिक पार्ट मैं आपको सिखाता हूं। पहले एनर्जी के क्या कोरिलेशन है इसके साथ, पूरी बात समझेंगे ना, आधी अधूरी बात नहीं, सर पूरी बात समझाओ, ताकि इससे रिलेटेड अगर अगला पीवाईक्यू मिले तो हम तुरंत उसको बना सके, ठीक है। चलो यार अब मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूं, इसी पेज पे बताता हूं इसका सर कंसेप्ट क्या है। चलो यार, अच्छा आप सभी को पता होगा जो एनर्जी का खेल है, एनर्जी का खेल कैसे चलता है सर, N+L रूल को, मतलब एनर्जी जो होती है सर वो कैसे डिफाइन होती है, अरे भाई याद करो जो तुमने पढ़ा था, एनर्जी कैसे डिफाइन होती है सर, एनर्जी डिफाइन होती है N+L रूल से। किससे डिफाइन होती है सर, N+L रूल से। मतलब कि सर N+L की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, जैसे मैं बोलता हूं कि N+L की वैल्यू अगर जिसकी होगी मैक्सिमम, और उसकी एनर्जी भी क्या होगी सर, उसकी एनर्जी भी होगी मैक्सिमम, मतलब जिसका N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी सर एनर्जी भी ज्यादा। अब आपको पता है कि आओबाउ ने ये जो रूल बनाया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार फिल किया था भाई कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। कैसे फिल किया था सर, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। और इसी में अब इसी कंसेप्ट में आपके पास वही वाला कंसेप्ट फिर से यूज होगा जो अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। अगर सर एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर 1, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3, और जी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर 4। यार अब तो याद हो जाएगा, अब तो नहीं भूलोगे, अरे नहीं ना भूलोगे ना भाई। चलो वेरी गुड। अब हम ऑप्शन 1 को ही एक बार, जो अब रिसेंटली इसमें देखो जितने भी आपके ऑप्शन हैं, हम लोग सारे ऑप्शन को क्या करने वाले हैं सर, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सर किस हद तक ये बातें सही जा रही हैं और किस हद तक ये बातें गलत हो रही हैं। ऑप्शन मैच करते हैं भाई। अब मुझे बताओ पहले ऑप्शन में 5F 6P और 5P और 4D लिखा हुआ है,
ठीक है, पहले हम लोग सर इंडिविजुअल का क्या निकालने वाले हैं, एनर्जी निकालने वाले हैं। चलो आ जाओ भाई, लिखो 5F। सबसे पहले किसके लिए निकालोगे सर, 5F के लिए। अब मुझे बताओ 5F में आप लगाओगे क्या, N+L रूल। क्या लगाओगे, N+L रूल। अब बताओ 5F मतलब NF के साथ कोरिलेट है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 5। अरे N की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5। और इसके साथ F है, F के लिए बताओ L की वैल्यू क्या होती है, बोलो। L की वैल्यू 3 हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 5+3। मतलब इसकी जो N+L की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 8 आएगी। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो सर, अब बताओ 6P है आपके पास। यार 6P के साथ क्या करोगे, बोलो। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो। X बताओ, 6 की जगह आपने N की जगह 6 रख दिया, L की वैल्यू आप क्या रखोगे बताओ। भाई सबको याद आ रहा होगा सर, मुझे बताओ P के लिए L की वैल्यू क्या होती है भाई, P के लिए L की वैल्यू होती है सर 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 6+1। यहाँ क्या रख देंगे सर, 6+1। मतलब इसके लिए जो N+L की वैल्यू आएगी वो सर क्या आएगी, 7 आ जाएगी मेरे भाई। अब मुझे बताओ, अब आपके पास 5F हो गया, 6P हो गया, अब 5P की वैल्यू निकालते हैं। 5P की वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, इसके लिए भी N+L रूल लगाओ। तो N की वैल्यू क्या है सर, 5। और मुझे बताओ P के लिए L की वैल्यू क्या होती है सर, P के लिए भी L की वैल्यू होती है 1। यानी कि सर इसका भी N+L क्या आ जाएगा, 6 आएगा, इसका 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है 4D। मैं कह रहा हूं भाई बेहद इंपॉर्टेंट PYQ है, ये सवाल देखने को मिल सकता है, याद रखना। तो बताओ 4D में क्या है सर, N+L लगाओ। तो बताओ D के लिए अपन क्या लिखते हैं गाइस, इधर देखो, D के लिए लिखते हैं 2। तो 4+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। सर एक मैटर हो गया सर, मैटर हो गया दी बॉयज। बॉयज करेंगे सर मैटर होता है तो अपन उछल के आते हैं। तो यहां देखो N+L में दो चीजें आपको देखने की मिली सर, दो ऐसी वैल्यूज है जहां पे 6 और 6 दोनों इक्वल आ गए। अब सर अपन तो फंस गए। अभी आपने कहा कि सर जिसका N+L ज्यादा, जिसका N+L ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, आपने अभी ये हमें बताया। लेकिन सर यहां पे तो N+L सेम आ गया भाई, यही तो केमिस्ट्री है, यही तो केमिस्ट्री है। अगर N+L आपका सेम आ गया तो आप क्या करोगे, आप फंस गए, आपका हाथ पांव फूलने लगा। लेकिन आपने दूसरा रूल नहीं, ध्यान नहीं दिया। दूसरा रूल क्या कहता था बताओ, एक बार रिकॉल करो अपने नोट्स को तो देखो क्या दूसरा रूल कहता था। हाँ भाई, यानी कि ध्यान से सुनना, जिसमें N+L की वैल्यू सेम आ जाती है वहां पे कौन डोमिनेट करता है, वहां पे N डोमिनेट करता है। यानी कि हम यहां पे एक नोट करके लिखेंगे। सर बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक दे रहे हो सर आप, यहां पे एक नोट करके लिखेंगे। और वो नोट क्या है सर, वो नोट 1000 और 2000 की नहीं है, वो नोट इस कंसेप्ट की है। और कंसेप्ट क्या होने वाला है सर, अगर मतलब आप लिखो इफ द वैल्यू ऑफ, if the value of N+L is same, अगर सर N+L की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, then N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, then N will dominate। तो कौन डोमिनेट करेगा भाई, डोमिनेट मतलब तो N लीड करेगा। देन N will dominate if the N+L की वैल्यू क्या आ जाती है सर, सेम आ जाती है सर। यानी कि अब इसमें क्या होगा, यानी 5P में से 4D में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा कि यहां पे हेंस द एनर्जी ऑफ 5P इज, बोलो बोलो, मैक्सिमम। ठीक है, 5P और 4D में 5P की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर दोनों में ही N+L की वैल्यू सेम आ रही है। तो N किसका ज्यादा है सर, 5P, यानी 5 मतलब P का N ज्यादा है। यहाँ पे 5P लिखा हुआ तो यहाँ पे N ज्यादा है, तो दैट मीन्स 5P की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब सर यानी हमें समझ में आ गया कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है क्या सही लिखा हुआ है, जी हाँ। क्या लिखा है, 5F ग्रेटर देन 6P इज ग्रेटर देन 5P इज ग्रेटर देन 4D। सही बात है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी सर, 5F की। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी होगी सर, 6P की। फिर किसकी होगी सर, फिर 5P और 4D में 5P की ज्यादा होगी ना, भले से उनका N+L सेम है। जैसे अब इसमें तो इसी में तो प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इनमें हमने N के साथ लीड करवा दिया। तो यानी कि ये ऑर्डर आपका एनर्जी का बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ पे, चलो वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे का क्वेश्चन क्या कहता है सर, चलो अगला सवाल है कि अब इस पे क्या कंसेप्ट है सर। ये सवाल पूछा गया नीट 2019 का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि ऑर्बिटल हैविंग
3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, मतलब आपसे 3 एंगुलर नोड्स की बात कर रहा है और 3 टोटल नोड्स की बात कर रहा है। अब हम समझेंगे एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स का किस तरीके से यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो भाई फिर से वही लॉजिक, स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया, ट्राई कर लिया भाई तुमने, बिल्कुल। अब हम लोग समझेंगे सर यहाँ पे एंगुलर नोड और टोटल नोड्स का क्या मतलब है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है यार, बिल्कुल घबराना नहीं है। देख रहे हो ना आप लोग कि इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट पे ही सवाल पूछ रहा है। सवाल आसान है और कंसेप्ट भी सर जो हम लोग डेली पढ़ते रहते हैं वही सीखते हैं। तो क्या आप सभी लोग बताना, आपका फुल पैक रिवीजन दिख रहा है कि नहीं आपको? क्या मैं आपको कंसेप्ट भी कराता चल रहा हूं, इससे आप बेनिफिशियल हो, क्योंकि सर आपका कंसेप्ट मतलब रिवीजन ट्रैक भी बनता जाएगा, क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते जाओगे। इससे क्या होगा, यू आर टोटली प्रिपेयरिंग योर चैप्टर फॉर योर नीट या फॉर योर री नीट 2026। क्लियर है? तो ये लॉजिक आपको बहुत बेटर लेकर के जाएगा यार। लेकिन अब सर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर नोड और टोटल नोड्स का क्या मतलब है। मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूं यार कि ये एंगुलर नोड, ध्यान देना, ये एंगुलर नोड जो होता है, या फिर आप इसको एंगुलर नोड बोलो या फिर आप इसको नोडल प्लेन भी बोलते हो। देखो कभी कभी जैसे मैंने आपसे बोला कि आज नीट के सवाल में उसने मतलब 19 में उसने क्या यूज कर दिया था, एंगुलर नोड। मान लो 26 के एग्जाम में नोडल प्लेन यूज कर ले, तो एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन आर दी सेम। याद रखना दोनों सेम के ही नाम है। और यार ये क्या होते हैं पता है, ये एल होता है। अभी तक तो ये पता ही होगा ना। और एल किसको बोलते हैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है, कौन सा क्वांटम नंबर होता है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर। चलो अब ये कंसेप्ट चल रहा है, टोटल नोड कैसे निकाल सकते हैं सर। टोटल नोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। मतलब अगर आप n-1 कर दोगे तो आपका टोटल नोड आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम बात करें कि सर अब इसी में हमारे पास रेडियल नोड भी होता है। सर क्या बातें कर रहे हो यार, सीखते जाओ ना। देखो कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे और आपको दिखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जो भी कंसेप्ट है उसको हमें सीखते रहना है, ठीक है। अब हम आपसे बात करें इसी हमारे पास रेडियल नोड भी, मान लो अगले में रेडियल नोड पे पूछ लिया तो इसीलिए सब कुछ देखना है मेरे भाई। चलो यार, रेडियल नोड क्या होता है सर, हाउ विल कैलकुलेट द रेडियल नोड। तो पता है रेडियल नोड बोलो या नोडल सरफेस बोलो, इसी को आप क्या बोल सकते हो सर, नोडल सरफेस भी, ठीक है। नोडल सरफेस। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। क्या बात है सर, भूलोगे तो नहीं नीट वालों। देखो मैं इस बात से कहता हूँ ना, नीट वाले भूलने में थोड़ा भूलते नहीं, क्योंकि उनकी बायो पढ़ पढ़ के एकदम टाइट हो चुके होते हैं याद करने के लिए, कुछ भी याद कर जाते हैं भाई। तो तुम लोग भी याद करने के लिए तैयार ही होगे और याद करते ही हो, दैट्स वाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि n-l-1 क्या नहीं, रेडियल नोड या फिर नोडल सरफेस निकाले। अब सर आप मुझे बता तो दिया आपने, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। अब आपसे पूछ रहा है किस में ऐसा हो रहा है, 3 एंगुलर नोड किस में हो रहा है, 6D में हो रहा है कि 5P में हो रहा है कि 3D में हो रहा है कि 4F में हो रहा है। मतलब आपको बताना है 3 एंगुलर नोड्स किस में होते हैं, यही आपको बताना है कि 3 एंगुलर नोड्स 6D में होते हैं या 5 में होते हैं, 3D में होते हैं, 4F में, यही हमें चेक करना है। तो हम आपको देखो सिखाते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को मैं आपको सिखाता हूं कि आपको डिकोड कैसे करना है। तो याद रखो भाई, याद रखो, मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूं आपको। मैंने ये जो पार्ट आपको कराया यहाँ पे, रेडियल नोड वगैरह के बारे में, एंगुलर नोड वगैरह के बारे में बताया। मतलब अगर हम बात करें तो 3 एंगुलर नोड का मतलब क्या है, इसको डिकोड करते हैं सर। 3 एंगुलर नोड्स का मतलब क्या है, तो यार 3 एंगुलर नोड्स का मतलब जो यहाँ पे 3 है आपका, बोलो बोलो, ये जो आपका 3 है वो क्या बताता है सर, L इज इक्वल टू आपका है 3। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी अभी हम आपको सिखा रहे हैं एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, L। मतलब सर L की वैल्यू क्या है, 3 है। अरे बोलो भाई, L की वैल्यू 3 है। अब मुझे बताओ L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है। सर ये तो हमको याद ही नहीं है। अबे इसीलिए तो तुझे याद कराया था, इधर देख, L इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, देख लो भाई, L इज इक्वल टू 3 होता है F के लिए। L इज इक्वल टू 3 होता है F के लिए। यार यही बात तो मैंने बताया कि अगर L इज इक्वल टू 3 है तो ये किसके साथ जाएगा, बोलो ये किसके लिए होगा सर, ये F ऑर्बिटल के लिए होगा ना। अरे बोलो यार, बोलते नहीं है यार, हैं गंदे बच्चे हो गया तुम लोग हैं। ये किसके लिए होगा भाई, F के लिए होगा। बोलो यहां तक क्लियर है, किसके लिए होगा, F के लिए होगा। तो मुझे बताओ कि आपके चारों ऑप्शन में से
L इज इक्वल टू 3 के लिए बताओ f ऑर्बिटल कौन है? तो सर ऑप्शन नंबर 4 यानी 4f के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 4f के साथ जाएगा। सर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, सवाल में ही मेंशन है 3 टोटल नोड्स इज, मतलब सर इसी 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। अब टोटल नोड आओ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यार। टोटल नोड का फार्मूला क्या था भाई बताओ? अरे बोलोगे भाई, टोटल नोड का फार्मूला क्या है सर? टोटल नोड इज इक्वल टू होता है n-1, यानी टोटल नोड को हमने लिख दिया n-1 और सब लोग साथ में बताएंगे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू क्या है सर? बोलो बोलो बोलो। सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 4। बोलो बोलो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? टोटल नोड के लिए क्या करेंगे बोलो? टोटल नोड करके लिए हम लोग कर देंगे सर 4 - 1। अब ये 4 कैसे आया पता है? क्योंकि हमें पता है सर ये क्या है सर? 4f। क्या है? 4f मतलब nf। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 4 और हम लोग यहाँ पे टोटल नोड के लिए क्या निकाल देंगे सर? 4 - 1, यानी कि सर 4f के लिए टोटल नोड क्या होता है सर? टोटल नोड होता है 3। यानी जो क्वेश्चन में आपको 3 टोटल नोड दे रखा था वो किसका होगा? 4f का होगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके थे। एक तो आप टोटल नोड से भी सॉल्व कर सकते थे और आप एक एंगुलर नोड से भी सॉल्व कर सकते थे। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई, ये सवाल ना इंफॉर्मेशन बेस्ड है। कैसा सवाल है सर? इंफॉर्मेशन बेस्ड। मतलब आप देखते हो कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लाइन भी लिखी हुई होती है या फिर उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ट्राई करो यार, तुम जरूर ट्राई करो भाई। अबे कर लिया ट्राई? ट्राई कर लिया कि नहीं? वेरी गुड, कर लिया होगा। तो हम लोग समझते हैं सर यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। सर मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो आपका H एटम का ट्रांजिशन दिखा रखा है वो सर कौन सा ऐसा होगा सीरीज के अंदर जो किसमें फॉल करेगा? विजिबल रीजन के अंदर फॉल करेगा। अब सर ये आप हमको बता दो भाई। मैं इसमें सही ऑप्शन भी करेक्ट लगा के आगे बढ़ सकता था लेकिन ये मैं नहीं करूंगा। हमारे पास जितनी भी सीरीज हैं मैं सारी ही सीरीज का आपको बता दूंगा कि कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफोर्ड, हम्फ्री, जितनी भी टाइप्स की आपकी सीरीज है मैं हर एक सीरीज के लिए आपका बता दूंगा कि वो सीरीज किस रेस के अंदर जाती हैं। विजिबल रेस के अंदर जाती, यूवी रेस के अंदर जाती, क्या कैसे जाती, सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं यार। चलो भाई हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि सर अगर हमारे पास लाइमन सीरीज होती है, हम बात करें कि जो सर हमारे पास लाइमन सीरीज होती है, हालांकि ये लिखा ही हुआ है फिर भी अपन लिख देते हैं भाई। जो हमारे पास लाइमन सीरीज होती है, ये लाइमन सीरीज किस रेंज में जाती है या फिर कौन से रेडिएशन के अंदर जाती है? तो भाई ये यूवी रेज में जाती है। लाइमन सीरीज कहां जाती है सर? यूवी रेज में। यार आपको पता होगा कि यूवी रेज क्या है सर? बहुत ही खतरनाक है। यूवी रेज कैसी सर? बहुत ही खतरनाक है। इससे सर जब स्किन पे ये यूवी रेज गिरती है तो लोगों को क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। पता है आपको, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। और यार इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि अपन लगाते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं भाई? सनस्क्रीन इसी वजह से लगाते हैं ताकि वो हमें यूवी रेज से क्या करे सर? प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज का हो गया यार। अच्छा बामर सीरीज क्या करता है यार? बोलो बोलो। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है। बामर सीरीज क्या करता है सर? बामर सीरीज जो होता है ये तो यूवी रेस के अंदर जाएगा और जो बामर सीरीज होता है वो विजिबल रीजन के तरफ में जाता है। किधर जाता है सर? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन के बारे में पता है भाई, खूब तुमने इंद्रधनुष बनाया है। ठीक है, या फिर इसको आप विजिबल रेज भी बोल सकते हो यार। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, विजिबल रेज बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सर? अब मैं आपसे बता दूं कि जितनी भी आपके पास रिमेनिंग सीरीज बचती है, रिमेनिंग सीरीज का हम अगर बात करें तो लाइमन बामर तो हो गया, पास्टन की बात करें, ठीक है, या फिर ब्रैकेट की बात करें, या फिर पीफिन की बात करें। भाई स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग नहीं सीखने आओ ना। हाँ वेरी गुड। या फिर हम्फ्री पे जाना। हाँ मैं यही देखूंगा भाई, क्योंकि देखो स्पेल एरर होता रहता है, मुझे भी स्पेलिंग इतनी नहीं आती है। ठीक है, या फिर हम्फ्री का हो गया। बट ये जितने भी है ना, ये जितने भी हैं ये कौन से रीजन में जाते हैं सर? कौन से रीजन में जाते हैं सर? इंफ्रारेज में। किस में जाते हैं सर? इंफ्रारेज में जाते हैं। किस में जाते हैं?
सर ये जाते हैं इंफ्रारेज में, ठीक है। अब अगला पार्ट सर हमारा, इंफ्रारेज के बाद भी कुछ होता है क्या भाई? अब जो भी रिमेनिंग आप जितना भी देखोगे ना, वो सब कहाँ जाते हैं? फार इंफ्रारेज में। कहाँ जाते हैं सर? फार इंफ्रारेज में जाते हैं, ठीक है। लेकिन सर इतनी बातें तो हमसे सवाल ने पूछा नहीं था। सवाल में हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था कि कौन सा ऐसी फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की जो फॉल करेगा विजिबल रीजन में। अबे विजिबल रीजन क्या है भाई? विजिबल रीजन यानी विजिबल रेज। और कौन सा आया? बामर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बामर सीरीज हो जाएगा। अरे था कि नहीं इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन? अब इसमें से कभी भी किसी भी सीरीज के लिए पूछेगा तो तुम टिक कर पाओगे ना। आज विजिबल के लिए पूछा, कल यूवी के लिए पूछ सकता है, परसों इंफ्रारेज के लिए पूछ सकता है, इसके बाद फॉर इंफ्रा के लिए पूछ सकता है। तो समझ गए ना कि इनके अलावा सारी चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं और हमें कैसे पीवाईक्यू के लिए करना है। तो यार बहुत सिंपल सी है। देखो मैं वही कहता हूं कि नीट के जो भी हमारे सवाल आते हैं, आपको भी पता है कि सर 1 मिनट में हमें करने होते हैं। तो बहुत टफ चीजें नहीं बनती, बहुत आसान बनती है। बस मैटर करता है कि सर हम लोग कंसेप्ट को कितना प्रिसाइजली अपने ध्यान में रखते हैं और याद रखते हैं। तो यार मैं आपके लिए जो केमिस्ट्री की सीरीज होने वाली है, देखो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो आज आपके सामने पहला पार्ट है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी और सवाल हम लोग इस पे करेंगे। पार्ट 2 के लिए भी आप चैनल पे हमारे बने रहें और हम लोग सारे ही सीरीज आपके सामने लेके आने वाले सब्जेक्ट से, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन बूस्ट होगी। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मतलब इतना ज्यादा बेनिफिट होगा ना कि भाई सिंपल सी बात है कि आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन सब कुछ रिकैप होगा। क्योंकि सही मैं अगर आपको बताऊं तो आप ऐसा सोचो कि आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो कंसेप्ट के साथ, मतलब जो सच में नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है कि सर जो नीट में क्वेश्चन आया हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे सवाल बने हैं और ऐसे सवाल बनेंगे भी, ठीक है। तो डरना नहीं है, सारी चीजों को सही तरीके से रिवाइज करो और इस सीरीज को फॉलो करो। आपको हम लोग सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे डिलीवर करेंगे। और इसी के साथ यार थैंक यू सो मच, और आप लोग सारी सीरीज को फॉलो करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट।